नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओजोन परत एवं अन्य टॉपिकों को समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ओजोन परत जो है उससे लगातार हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता है। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों, एग्जैक्ट बताया जाए तो ये 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारी ओजोन परत है। परंतु बताया जाता है यह 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और किस मंडल में दोस्तों? यह है वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल है? वायुमंडल के समताप मंडल में ये स्थित है। आखिरकार ये जो परत है ये करती क्या है? सबसे पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए जो ओजोन परत है उसका काम क्या है ना। आखिरकार ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है ना। तो दोस्तों, ओजोन परत जो है वो हमारी किससे रक्षा करती है दोस्तों? सूर्य से। क्या है दोस्तों? विभिन्न प्रकार की किरणें हमारी ओर आती हैं, उनमें से एक कोई घातक किरण है जो जिसका नाम है परावैंगनी किरण। दोस्तों, यह परत परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मानव का सुरक्षा कवच कहते हैं, है ना। ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? मानव का सुरक्षा कवच। मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्रिज यानी जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं एवं जेट इंजनों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी गैस द्वारा यह परत नष्ट होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओजोन परत को क्षरण करने वाली गैस का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है दोस्तों कि ओजोन परत का छिद्र कब देखा गया? तो 1980 में अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा गया था। और कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम ने बार बार हमसे पूछे हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत से होता क्या है दोस्तों? ओजोन परत से मानव को त्वचा का कैंसर रोग होता है ना। मतलब मानव को जो त्वचा है उस पर कैंसर हो जाता है। किससे? ओजोन परत के संरक्षण से। मतलब ओजोन परत यानी सूर्य से निकले वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ठीक है, ये जो एग्जाम क्वेश्चन है ये एग्जामिनर पूछे है ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है ना। दोस्तों, सूर्य से हमें पता है कि सूर्य के द्वारा लगातार पृथ्वी की ओर बहुत सारी जो गैसेस हैं वो छोड़ी जाती है ना। मतलब सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं, परंतु कुछ ऐसी भी गैसें वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और इसके वातावरण में वो गैसें मौजूद हैं जो उन गैसों को यानी जो किरणें आती हैं परंतु उन्हें क्या वापस जैसे किरणें आती हैं परंतु उन्हें वापस नहीं जाने देती। मतलब इन्हें ही ऑब्जर्व कर लेती हैं, अपने अंदर ही समा लेती हैं, जिस कारण से क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है। यानी जो पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ते रहता है। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जाता है क्योंकि प्लैनेट्स को उगाने में, है ना। इसमें एग्जामिनर पूछता क्या है? ये पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी। आखिरकार वो ग्रीन हाउस गैस के इनका दोस्तों क्या है कि इनका एक कॉम्बिनेशन पूछता है कि कौन कौन सी गैसें हैं। तो चलिए इन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, N2 और नाइट्रिक ऑक्साइड या NO2। ये एग्जाम में ये भी आई है दोस्तों, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये चार गैस है ना, इन्हें याद रखिए। कौन कौन सी? CO2, CH4, N2O या फिर कहा जाए तो NO2 और या फिर CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये जो एग्जामिनर पूछता है। और एक आपको बता दें दोस्तों कि जो पर्यावरण है ये एक विज्ञान का ही चैप्टर है। तो कई बार क्या है कि एग्जामिनर दोनों को एक साथ पूछ लेता है ना। एक ही क्वेश्चन को डबल बार रिपीट करता है, परंतु दोस्तों वो एक बार पर्यावरण के तौर पर पूछता है और दूसरी बार वो विज्ञान के तौर पर पूछता है ना। मतलब कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। हमें लगता है कि वो क्वेश्चन रिपीट हुआ परंतु वो अलग अलग बेसिस पर पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी क्या है। भोपाल गैस क्या हुआ था कि भोपाल में एक कंपनी थी, नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो कि क्या बनाती थी? उर्वरक यानी खाद बनाती थी। परंतु दोस्तों उसमें एक विशेष गैस का एक टैंक था, जिस गैस टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी होती है यानी MIC से शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। भोपाल में 2 से 3 दिसंबर की अर्धरात्रि थी और 1984 का वो समय था जब इस फैक्ट्री में क्या हुआ? गैस लीकेज हो गई। ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस होती है ये एक विषैली गैस होती है जिसके रिसाव के कारण हजारों लोग मारे गए थे। ये भी एक प्रदूषण है, मतलब ये वायु प्रदूषण के कारण इसमें वायु में फैल गई थी जिस कारण से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, है ना। ये थे दोस्तों क्या है वायु प्रदूषण के कुछ
जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हमने देखे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है क्या, जल प्रदूषण, है ना। चलिए इसे जल प्रदूषण को समझ लेते हैं, है ना। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जब जल में कारखानों, अपशिष्ट वहित मल तथा अवशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब जब किसी भी स्पष्ट या साफ जल में किसी भी प्रकार के गंदे मल को या फिर नालों के निकले हुए पानी को या कारखानों से निकलने वाले गंदे कचड़े को डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है ना। जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा वो है बीओडी का फुल फॉर्म क्या है। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड। मतलब सूक्ष्म जीव, देखिए जल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो गंदगी को खाकर साफ कर देते हैं, परंतु उनके भी लिए अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग को ही बीओडी कहा जाता है। आखिरकार जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारी फैलती है, तो जल प्रदूषण से हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो पैचिस यानी जिसे हम दस्त बोलते हैं। इसके बाद डायरिया और भी रोग इसमें इंक्लूड है। पारायुक्त जल से क्या होता है, मिनी माता का रोग होता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, कार्बोनेट है, क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट है, फास्फेट है, नाइट्रेट है, अमोनिया आदि के यौगिक। मतलब ये सभी जो यौगिक है वो जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं, है ना। ये एग्जामिनर ने पूछे हुए है ना। इसके बाद देख लेते हैं मृदा प्रदूषण क्या है ना। मृदा प्रदूषण क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं एक के बाद, है ना। तो मृदा प्रदूषण होता क्या, तो देखिए मिट्टी में हम हमेशा मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए समय समय पर उस पर खाद्यान्न उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि अधिक उर्वरक प्रयोग कर देने से या फिर किसी भी ऐसे पदार्थ को उस पर मतलब मिट्टी में फेंक देते हैं जो कि कभी लंबे समय तक अपघटित नहीं होते। इससे क्या होता है, इससे इसके से परिणाम के स्वरूप क्या हो जाती है, मिट्टी जो होती है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण कहते हैं। मतलब मृदा में जब रासायनिक अपशिष्टों के फलस्वरूप मृदा की विषाक्तता मतलब उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, प्लास्टिक, कांच, प्लास्टिक पॉलीथीन, डीडीटी, बीसीए, अधिक उर्वरक या कीटनाशकों के प्रयोग से यह होता है। मतलब औद्योगिक अपशिष्टों के निकलने से भी ये होता है। मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब लोग कीटनाशकों आदि का प्रयोग करते हैं तो उससे उसकी उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। आखिरकार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो मृदा है उसकी उपजाऊ बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व प्रमुख होता है, तो ह्यूमस याद रखिए दोस्तों। ह्यूमस एग्जाम ने बहुत बार पूछा है कि मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है जो कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखता है। इसके बाद देखते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या है, यानी कि कहा जाए तो साउंड पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण वातावरण के चारों ओर फैली हुई अवांछनीय ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी भी चीज़ को, आदमी को नॉर्मली गाना सॉन्ग सुनना पसंद होता है, परंतु क्या होता है जब उन्हीं गानों को बहुत तेज स्पीड में बजा दिया जाए, यानी तेज ध्वनि में बजा दिया जाए, तो क्या होता है, हमारे कानों को उसमें दर्द होने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि को आखिरकार मापते किस में, मतलब जैसे कि हमें किसी भी सामान को केजी में मापते हैं वैसे ही ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो दोस्तों ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। और हमारे कान को कितने डेसिबल की ध्वनि सुनने पर दर्द होने लगता है, तो 130 से लेकर 140 की ध्वनि को यदि हमारे कान को बढ़ाया जाए तो हमारे कान को सुनने में दर्द होने लगता है। और ये क्वेश्चन है मानव कर्ण माने मानव जो सुनने की क्षमता की प्रास कितनी है। प्रास का मतलब होता है कि आखिर वह कितनी मिनिमम क्षमता को यानी कितने कम ध्वनि को सुन सकता है और कितनी अधिक ध्वनि को सुन सकता है। तो दोस्तों मानव का जो कान होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। मतलब 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकता है और 20,000 से अधिक की ध्वनि को मानव कान नहीं सुन सकता है। इसके बाद अंतिम है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है दोस्तों, आपको पता है इस समय जो विश्व के सभी देश हैं लगातार परमाणु शक्ति को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो इनके लिए क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र से विभिन्न अपशिष्ट और मृदा को दबाए एक रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। इसे मुख्य स्रोत नाभिकीय विस्फोट है। मतलब का ये सिंपल सी इसमें जो परिभाषा है कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको स्पष्ट भाषा देखिए। समय समय पर क्या है कि लगातार नाभिकीय परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि किसी भी मिसाइल का टेस्टिंग होना हो या अन्य किसी बम का टेस्टिंग होना, तो इससे क्या होता है जहाँ पर ये टेस्टिंग की जाती है मुख्य तौर पर ये टेस्टिंग समुद्र के अंदर या रेगिस्तानों के अंदर होती है, परंतु जब इसके कचरे को कहीं पर जैसे जब मतलब
बम या किसी भी चीज़ को बनाया जाता है, उसका जो अपशिष्ट है कचरा निकलता है, जो पदार्थ बचता है, उस पदार्थों को किसी भी मिट्टी या कहीं पर या अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, उस वहाँ की मिट्टी को लगातार जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो लगातार एक्टिव रहते हैं, जिस कारण से वहाँ पर विस्फोट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वो रेडियो प्रदूषण फैलाते हैं। आखिरकार वो कौन से तत्व हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा है दोस्तों रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, कार्बन। कार्बन में कौन सा दोस्तों, C14 कार्बन है ना, सभी कार्बन नहीं, सिर्फ C14 कार्बन। इसमें बहुत सारे हैं, परंतु मैंने जो मुख्य मुख्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपके सामने लिख दिए। इसके बाद है मतलब रेडियोधर्मी विस्फोट के जो एग्जाम पूछे जाते, रेडियोधर्मी विस्फोट का सबसे ज़्यादा उदाहरण है 1945 में क्या हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर कौन कौन से, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम फेंका गया था। तो बम फेंकने से क्या होता है दोस्तों, वहाँ की जो भूमि है वो लगातार अभी भी उस भूमि पर किसी भी प्रकार की घास या किसी भी प्रकार की फसलों का उत्पादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वो रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण विषाक्त हो चुकी है। मतलब अब वो विषाक्त मतलब अब वो उपजाऊ क्षमता को खो चुकी है ना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, पृथ्वी के जो मंडल है उन्हें पढ़ लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में हम पृथ्वी के जो वायुमंडल है, मतलब जो पूरे मंडल है, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, और किस मंडल में कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।